सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ बिलाखिर वतन वापस पहुंच गए। 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज लीग के कायद ने सियासी करियर में काफ़ी नशेबो फराज देखे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ कई बार सियासी इनिंग से आउट हो गए। उन्होंने जिला वतनी की जिंदगी भी गुजारी। नवाज शरीफ ने 1990 के दौरान बाहैसियत सरबराह इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI के जनरल इलेक्शन की कैंपेन चलाई। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से नवाज शरीफ 1991 में पहली बार वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ से इख्तिलाफात के बाद सदर गुलाम इसहाक खान ने अप्रैल 1993 में कौमी असम्बली को तहलील कर दिया, लेकिन अगले ही महीने मई में सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली को तहलील करने का सदारती हुक्म गैर आईनी करार दिया तो नवाज शरीफ इक़्तिदार में वापस आ गए। 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन में कामयाबी के नतीजे में कायद नून लीग नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हुए, लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ मुद्दत पूरी नहीं कर सके और 1999 में उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। नवाज शरीफ 10 साल के लिए मुल्क से जिला वतन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त 2007 में हुक्म दिया कि शरीफ बरादरान पाकिस्तान आने के लिए आज़ाद हैं, जिसके अगले ही महीने नवाज शरीफ जिला वतनी ख़त्म करके वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आए, लेकिन उन्हें तैयारे से उतरने की बजाय जद्दा डिपोर्ट किया गया। नवाज शरीफ तीसरी मरतबा मई 2013 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और उसके बाद पैनामा लीक्स ने पाकिस्तान की सियासत में भूचाल बर्पा कर दिया। 20 अक्टूबर 2016 सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस काबिल समाअत करार दिया। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल करार दे दिया। 8 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ और बच्चों के खिलाफ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस दायर किए गए और उसके बाद 21 फरवरी 2018 को नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए भी नाअहल हो गए। 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा दी गई और जिसके बाद 13 जुलाई 2018 नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर 2018 नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 12 नवंबर 2019 हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के सिलसिले में 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाज़त दी। 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया और 19 नवंबर 2019 को साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए और अब 4 साल लंदन में काम करने के बाद नवाज शरीफ एक बार फिर अपनी नई सियासी इनिंग्स खेलने के लिए वतन वापस पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी और मीनार पाकिस्तान में जलसे के बाद बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके हैं। नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करके सियासी मैदान में अपनी वापसी का और मुस्लिम लीग का आइंदा का जो सियासी बयानिया है, लाहे अमल है, वो भी वाजे कर दी है। देखिए उन्होंने अपने खिताब में क्या कहा। जी तो सुना आपने, इंतखाबात का बिगल बज चुका है और तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात की तैयारी बाकायदा शुरू कर दी है। वैसे में 2 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ महाज तैयार कर रही हैं। नवाज शरीफ की तकरीर पीपल्स पार्टी को मुतमईन नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी कुछ दिन पहले मियाँ साहब से अपनी तकरीर में इलेक्शन की तारीख मांगने और इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबात की बात करने का मुतालबा भी किया था। नवाज शरीफ इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से क्या सोच रहे हैं और क्या इंतखाबात में ताखीर मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का कोई फेवर दे सकती है? इन्हीं सब मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब ने इंतखाबात के जल्द इनेकाद या फिर तारीख का कोई मुतालबा नहीं किया, क्या मुस्लिम लीग नून अभी मजीद वक्त चाहती है? क्या इंतखाबा में जो ताखीर है उसका मुस्लिम लीग नून को कोई फ़ायदा होगा? जाहिर सी बात है, एक इंतखाबात का मांग करने की क्या बात है। पाकिस्तान का एक आइन है, इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो उस आइन के तहत इलेक्शन कराने का मजाज है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी तो नहीं होती कि जी अभी आप इलेक्शन कराएं या ना कराएं। दूसरी बात यह है कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई नहीं जिससे ये खतरा लगे कि ये इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं कर रहा, क्योंकि जब अगस्त में असेंबलियाँ टूटी थी तो उसके बाद हल्का बंदियाँ होनी थी। हल्का बंदियाँ होने में टाइम लगना था, वो सबको पता था। और उन्होंने जो काम एक फर्स्ट फेज था वो सितंबर के एंड में कर लिया था। इलेक्शन कमीशन ने खुद अनाउंस किया कि अक्टूबर के एंड तक वो जो कंसर्न्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो भी एड्रेस हो जाएंगे। अक्टूबर के एंड तक खत्म हो जाएगी तमाम वो एस्पेक्ट। उसके बाद वो मजाज हैं डेट देने के लिए
मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसके बाद वो डिले कर सकते हैं और अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कोई मर्जी नहीं है कि जी वो इसको डिले करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो बार बार मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करती है और उनको फेवरेट भी कहती है। खैर आगे चलते हैं जी। मीनार पाकिस्तान के जो जलसा है मोहम्मद जुबैर साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज नजर आए हैं। बाकी जो आपकी क़यादत थी, सियासी क़यादत जो है वो पस मंजर में रही, इस पर काफ़ी लोग तनकीद कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह थी कि जो बाकी लोग थे वो ज़्यादा फ्रंट पर नज़र नहीं आए हैं और जो शरीफ ख़ानदान के लोग हैं उन्हीं को सामने रखा गया? मेरा ख्याल है देखिए, सियासत जो होती है ना वो होती है अवाम में किसकी कितनी पजीराई है। ये कोई खानदान का मामला नहीं होता। मरियम नवाज पॉपुलर हैं पूरे पाकिस्तान में। आप पेशावर से लेके कराची तक जाके PMLN के वर्कर से पूछ लें कि नवाज शरीफ के बाद अगर किसी को उस तरह की पजीराई है तो वो मरियम नवाज हैं। तो ये नहीं कि वो उनकी बेटी हैं तो इस वजह से है। जेन्युइनली लोग लाइक करते हैं। अब लोगों की सियासत में तो होता ही है कि आप कितना पसंद करते हैं अपने किसी भी सियासी रहनुमा को। इसका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता कि उसकी क्या रिश्तेदारी है। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वेरी पॉपुलर। तो ये मेरा ख्याल है, ये देखे ना, अगर तो इसको ले के नुकसान हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कि जी अवाम इसको रिजेक्ट कर दें इस किस्म की चीज़ को, तो वोटर में पता चल जाएगा ना। वोट्स नहीं मिलेंगे आपको कि ये तो सारा खानदान में ही है। और आपको अगर वोट्स उसकी वजह से मिलते हैं तो कोई चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या अमेरिका में कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। जॉर्ज बुश सीनियर का बेटा था, जॉर्ज बुश जूनियर, वो सदर बन गया क्योंकि वो पॉपुलर बन गया था। हिलरी क्लिंटन उनकी बीवी थी, बिल क्लिंटन की, वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो ये तो जाहिर है कोई कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होता ही है। आप गांधी नेहरू फैमिली को देख लें, इंडिया कितने उनके नेहरू वजीर आजम बने, इंदिरा गांधी वजीर आजम बनी, राजीव गांधी वजीर आजम बने, उसके बाद सोनिया गांधी बन जाती, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, कांग्रेस की हेड थी, और कांग्रेस को कितने अरसे तक राजीव गांधी का बेटा जो है लीड करता रहा। और ये तो हसीना वाजिद किस वजह से वजीर आजम है, एक तो वो वजह होती है, लेकिन उसके बाद अपनी पॉपुलैरिटी भी तो बनानी पड़ती है। तो हसीना वाजिद मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने बना ली, अपनी जगह बना दी अवाम में। अब वो हर इलेक्शन जीतती हैं, तो जहाँ हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो ड्राइंग रूम में बैठ के हैं वो तो यही कहेंगे कि जी हसीना वाजिद को वजीर आजम नहीं होना चाहिए। भाई वोट मिल रहे हैं ना, उसकी वजह से अवामी लीग। ठीक है। अच्छा मोहम्मद जुबैर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने उन किरदारों से जो उनके इक़्तिदार से बेदखली का सबब बने थे, उनसे एहतसाब और इंतकाम ना लेने का ऐलान कर दिया है, तो क्या जो पॉलिसी सियासी मुखालिफिन के लिए भी यही होगी? खासतौर पर मुस्लिम लीग जो है वो PTI के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं चाहती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहती। सियासी हरीफ हैं PTI हमारे, हम सियासी मैदान में उनको हराना चाहते हैं या वो हमें हराना चाहेंगे। ये वो जो पॉलिसी होती है पकड़ धकड़ की, इमरान खान साहब करते थे कि उसको अंदर बंद कर दिया मैंने, उसका AC उतरवा दिया, उसको मूंछों से बंद रोड के मैंने अंदर बंद कर दिया राना सनाउल्लाह को। ये कोई वजीर आजम का काम होता है? ये कोई हुकूमतों का काम होता है? पाकिस्तान में एंटी करप्शन के इदारे हैं, NAB है, FIA है, एंटी करप्शन है, FBR के पास वो वसाइल हैं, या SECP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अगर किसी ने कोई गलत काम किए हैं तो उसका इंडिपेंडेंटली, हर इदारा इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। वजीर आजम को हमारा कोई यहाँ वो किंगडम तो है नहीं कि जी किंगडम है जो मर्जी चाहे वजीर आजम कर सकते हैं। वजीर आजम की लिमिटेड पावर्स होती हैं और उसकी पावर्स का जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है वो अवाम की बहबूद के लिए काम करना, ये पकड़ धकड़ की पॉलिसी नहीं करना। तो बिल्कुल हमारा कोई इरादा नहीं है कि PTI के लोगों के पीछे हम जाएं या PTI के लोगों के लिए मसाइल पैदा करें। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब मरी में मुकीम है और खासी तवील गैर हाजिरी भी रही है उनकी, तो अब मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी बात लगा रहेगा। तो आज क्या सियासी मसरूफियात हैं मियाँ साहब की, क्या कुछ हुआ, किन से मुलाकातें हुई? अभी देखो, वो असल में कल वो केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसमें जाहिर है लाहौर से इस्लामाबाद जाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मरी में अब वो जाहिर है इतने अरसे के बाद आए हैं, ही वांट्स टू बी विद द फैमिली फर्स्ट। तो कुछ दिन तो वो उनको छुट्टी दे देना कि वो क्या करना है। फिर वो जाहिर है उनके अपने लॉयर्स हैं, उनके साथ उनकी कल भी मुलाकात हुई थी, अब भी होगी। तो वो उस हवाले से मसरूफ हैं, लेकिन सबसे पहले तो उनका जो फोकस है वो अपने केसेस को लड़ना है ताकि वो वहाँ से बरी हों और
एलिजिबल हों इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जो नून लीग है उसकी पूरी जो सियासी क़यादत है मौजूद थी, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब गायब रहे, इस पर काफ़ी लोग बात भी करते रहे। तो क्या खान अब्बासी साहब ने बाकायदा मतलब कोई दिल में बातें रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्या वजह है? मुझे नहीं पता राहें जुदा की हैं या नहीं, वो तो खुद ऐलान करेंगे, कुछ तो पता चलेगा। और अभी तक तो वो PMLN का हिस्सा हैं, और मुझे तो पर्सनली कोई आइडिया नहीं है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं या पार्टी में रह के जद्दोजहद आगे लेके जाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ज़रूर कहा था कि वो इस किस्म के इस्तकबालिये में बिलीव नहीं करते हैं। जब मियां नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हुआ था, उसके बाद तो ज़ाहिर है हमें नहीं पता कि उन्होंने कोई इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे ये लगे कि वो अलग हो चुके हैं। ये मियां नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात लंदन में क्या मुलाकात थी, हमें नहीं पता क्या उसमें तय पाया था। तो मेरा ख्याल है चंद दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा, खुद वजाहत कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा। मिफ्ता साहब, उनके हवाले से मैं ज़रा जानना चाहूँगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो MK में शमूलियत की दावत पर गौर के लिए बाकायदा वक्त तलब कर रखा है। चौधरी बरादरान, शेख रशीद, मखदूम जावेद हाशमी, चौधरी निसार, एक लंबी फहरिस्त है। तो ऐसे सीनियर रहनुमाओं की जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद ज़ुबैर साहब रास्ते बाकायदा जुदा किए हैं, तो क्या वजह है कि हर कुछ साल के बाद सीनियर लीडरशिप पार्टी से अलहदा हो जाती है? अब ज़ाहिर बात ऐसा कुछ होगा तो सवाल तो उठेंगे। ये ज़ाहिर है ये सिर्फ मुस्लिम लीग का नहीं है, फिनोमेना हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। भुट्टो साहब के ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जो उनके साथ थे, मुस्तफ़ा खर जतोई, मुस्तफ़ा जतोई और हफीज़ पीरज़ादा और भी काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स थे। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी जिस भी वजह से, तो उनकी ज़ाती हैसियत तो बहुत कम होती है, और वो उन्होंने फिर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन जाहिर सी बात है हर एक को ये भी राइट होता है कि वो अपनी राहें जुदा करे या किसी और पार्टी में जाए। मुश्किल फैसला होता है, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी में रहने का मतलब ये होता है कि आप उस हद तक पॉलिटिकल मतलब जो आपका नज़रिया है, अगर वो जिस वजह से आपने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, अगर आप उससे इख्तिलाफ करते हैं या समझते हैं कि पार्टी उससे हट गई है, तो जाहिर सी बात है वो फिर आप राहें जुदा करें या अपनी कोई पोजीशन लें। अभी तक तो मिफ्ता इस्माइल के बारे में भी मेरे पास कोई इत्तला। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब से जो ओन चौधरी की मुलाकात है उसका बड़ा चर्चा रहा है ज़ुबैर साहब, तो मुस्लिम लीग नून इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या साथ लेकर चलेगी? अब इस तरह के सवाल भी गर्दिश कर रहे हैं। मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है। ओन चौधरी जाने और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जाने, ये जो हमारा क्या, अगर दूसरी सियासी जमात का कोई बंदा जाके नवाज शरीफ से मिलता है तो अब लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिलना इसका कोई खुफिया राज है क्या? लड़ाई झगड़ा तो होना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ एक लीडर है, आपने कहा ये जाने और वो जाने, तो लोग भी सिर्फ जानना ही चाहते हैं। वो इज्जत देने के लिए उनसे मिलने के लिए गए और किया, उसके साथ ट्रैवल किया। मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात है जिसको इतना कोई उछाला जाए। ठीक है जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपकी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। मईशत इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका, जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को ख़राब मईशत का जिम्मेदार करार दिया, और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी ज़िंदगी अगर मैं कह दूं कि सर्फ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाती है।
बेरोज़गारी आपके सामने है, बेरोज़गारी का आलम ये है कि जो जहाँ काम कर रहा है और उसी रोज़गार को गनीमत समझता है। सरमायादाराना निज़ाम कह लें, जो सेठिया कल्चर है वो ऐसा बन चुका है कि मज़दूर या मुलाजिम को उसकी उजरत ऐसे दी जाती है जैसे वो उसका हक नहीं बल्कि किसी खैराती इदारे से मिलने वाला कोई शायद वजीफ़ा है। और मुलाजमिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए कायम जो इदारे हैं बाकायदा मुजरिमाना खामोशी का मंजर पेश कर रहे होते हैं। कारोबारी अफराद की अगर मैं बात करूँ, जो कारोबार करते हैं तो इजाफी टैक्सेस, डॉलर की कदर में बेजा इजाफा, हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली जो नित नई पाबंदियाँ हैं, खाम माल की दरामद के मसाइल, तवानाई के बहरान, भारी भरकम बिलों ने पैदावार को शदीद मुतासिर कर दी है। अब हुआ क्या उसके बायस कि जो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में इस कीमत पर जो प्रोडक्ट्स फराहम करने में बाकायदा नाकाम है, जो दूसरे ममालिक के जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहाँ पर फराहम कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब अगर हम देखें कि ज़रूरी मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद बरसों से इजनास भी दरामद करने पर मजबूर है। अब एक सवाल आता है जहनों में कि 76 बरस में हमसे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई और अब इस मुआशी बहरान से कैसे निकला जा सकता है, अपनी गलतियों से कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और क्या हम दूसरों सीख सकते हैं और सीखना चाहते हैं, और क्या ये दुरुस्त है कि हमारे मुआशी बहरान की जो असल वजह है वो मईशत पर सियासत का ये जो असर व रसूख है वो है, जो सिर्फ चंद लोगों को तो फ़ायदा पहुंचाता है मगर मुल्क और कौम को इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। अब इन्हीं सवालात पे आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, अपने एक्सपीरियंस्ड हैं अपनी फील्ड से। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ जी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और फैज़ रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबकी वजह से मैं मोहम्मद अली साहब से शुरू करना चाहूँगी। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान के अवाम बहुत आसान ज़बान में ये समझना चाहते हैं कि वो आज जो उन ममालिक से पीछे रह गए, आखिर क्यों रह गए? वो ममालिक जो हमारे बाद आज़ाद हुए थे हमसे मुआशी तौर पे वो बेहतर क्यों हैं? बहुत शुक्रिया जी। मतलब बहुत ही ये पुरमक्स सवाल है, इसके ऊपर पीएचडी हो सकती है, लेकिन चूंकि आपके पास वक्त महदूद है इसलिए मैं मुख्तसरन तीन नहीं वक्त बहुत है। आज आप डिटेल से बात करें, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहे हैं, सबके दिल की आवाज़ है और ये इस टॉपिक पे मेरे ख्याल से मैं बहुत बात करने की ज़रूरत है। जी देखें, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें मैं इब्तदाई तौर पे आसानी के लिए तीन पहलुओं के सामने गुजारिश करूँगा। एक हमारा जो माशी निज़ाम है, एक सियासी निज़ाम है और एक हमारा कल्चर और अंदाज़े फ़िक्र है। और सबसे पहले जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारा कल्चर और अंदाज़े फ़िक्र है। मैंने पहले भी शायद एक प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि हम 1947 को हमारी ज़मीन आज़ाद हो गई थी लेकिन हमारे जहन आज़ाद नहीं हुए थे। और इसका सबूत ये है, कहने को ये बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है। इसलिए चाहे फ़ौज की हुकूमत हो, किसी सियासी जमात की हुकूमत हो, किसी मकतब फ़िक्र की हुकूमत हो, लेकिन हमारी जो सोच का कौमी तौर पे अंदाज़ है वो सियासी और जोग्राफियाई आज़ादी के बावजूद ये रहा है कि पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी के मसाइल का हल जो है वो बड़ी ताकतें ही पूरी कर सकती हैं। हम उसकी ना अहलियत रखते हैं, ना सलाहियत रखते हैं और ना ख्वाहिश रखते हैं। और आज 75-76 साल के बाद भी आपको यही सोच कार फरमा नजर आती है कि जनाब चीन हमारी मदद कर देगा, अमेरिका हमारी मदद कर देगा, हमारे अरब ममालिक हमारी मदद कर देंगे। मतलब हमने खुद कुछ नहीं करना। ये जो दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी यहाँ रहती है, इनके पास वो जहनी, इखलाकी और वो तिजारती अहलियत और सलाहियत नहीं है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी एफर्ट को और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वेल्थ में और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर सके। तो ये अंदाज़े फ़िक्र जो है ना, ये सबसे बड़े मसले की वजह है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हमारा माशी निज़ाम है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे तो ज़रूरी ज़मीन थी और जो हम पाकिस्तान में लैंड होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी पाई जाती है उसमें। यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोगों के पास बहुत छोटी अराजी है। तो इससे आपकी मईशत पे ही असर पड़ता है कि जो लोगों के पास जद्दी पुश्ती बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वो
उसको कमर्शियल, कॉरपोरेट और एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं करते हैं। जबकि जो बहुत छोटा काश्तकार है उसके पास वो वसाइल ही नहीं है, वो ज़राए नहीं है, वो तालीम नहीं है कि वो उसको एफिशिएंटली कर सके। अच्छा, अब हुआ क्या है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई है वो कोई नया एक तबका पैदा नहीं हुआ। वो जिन लोगों के पास ज़रई ज़मीन थी उन्होंने ही शुगर मिलें लगाई, उन्होंने ही टेक्सटाइल मिलें लगाई, तो उन्होंने ही अपनी जो अनइक्वल वेल्थ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन किया है। तो जिस मुल्क में इनइक्वालिटी को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाए कि फिर डिफरेंट सेक्टर्स में कार्टेलाइजेशन हो जाए, यानी कि एक इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाएं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हों, शुगर के हों, टेक्सटाइल के हों, तो वो हुकूमत, अब इसको मैं सियासत से जोड़ने लगा हूं, फिर यही लोग जब पार्लियामेंट में आते हैं तो वो ऐसी कानून साजी क्यों करेंगे जो कि उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर की मोनोपोली को खत्म करें, उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाएं या उनको ज्यादा कंपेटिटिव बनाएं। और तो इस वजह से ये कार्टेल्स की रिप्रेजेंटेशन जो है जमहूरियत के बावजूद पार्लियामेंट में इस तरह से है कि जो बुनियादी रूह है, ये आपको फैज साहब बेहतर बताएंगे, जो जिन ममालिक ने तरक्की की है, खुसूसन जिस तरह अमेरिका है, वहां की जो कोर वैल्यू होती है ना, वो अपवर्ड मोबिलिटी होती है कि आप एक गरीब आदमी भी है लेकिन वो मेहनती है, काबिल है, सिंसियर है, तो इस बेसिस पे वो कुछ भी बन सकता है, वो अमेरिका का सदर भी बन सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो सियासी और माशी निज़ाम है उसमें नए आइडियाज और इनोवेशन की भी मतलब हौसला अफजाई नहीं की जाती, और उसके साथ ही साथ हमारा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर एफिशिएंट नहीं है, और क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है तो आज की दुनिया में वो कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर भी नहीं कर पाता। ये कुछ मामलात हैं जिसको मैं इब्तिदाई तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है मोहम्मद मेहदी साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा फैज़ साहब की तरफ जाना चाहूँगी। फैज़ साहब, अगर हम 60 की दहाई की बात करें, 1960s, तो पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से लोग आते थे सीखने के लिए, तो उन्होंने यहाँ से सीखा, फिर जाकर अमल किया, दुनिया में आज बाकायदा मिसाली इदारे चला रहे हैं। हम कोई मिसाली इदारा नहीं बना सके। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िज़ा, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपने अपने इस सेगमेंट के इंट्रो में बहुत अच्छा अहाता किया, और हमारे दोस्त मोहम्मद अली साहब ने माशाल्लाह एक बड़े इस्टेब्लिश्ड स्कॉलर हैं और बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, बहुत बड़े पेपर्स इन्होंने लिखे हैं इसी मौजू पर और डिफेंस के हवाले से, तो बड़ी एक अच्छी चीज़ें सामने आ गई। लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में देखिए 25 करोड़ की आबादी है हमारी, और इसमें जो इस वक्त जो मसाइल हैं, चूँकि मैं एक बाहर बैठ के वाशिंगटन से जो दूसरे ममालिक को देखता हूँ, यहाँ के जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के जो मुल्क हैं, अफ्रीका के मुल्क हैं, ये जो मसाइल हैं वो बड़े टिपिकल मसाइल हैं किसी भी एक गरीब मुल्क के। एक गरीब मुल्क इसलिए है कि उसके पास मिसमैनेजमेंट और बहुत सी सियासी, जैसे कि मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप देखिए तो पोटेंशियल आप देखिए पाकिस्तान में कि अभी भी हमारे पास जो इकॉनमी है, गवर्नमेंट जो सरकार की जो मामलात हैं वो ज़रूर बड़े ही एक उसका शिकार हैं मसाइल का। लेकिन एक आम तौर पर जब पाकिस्तान जाता हूँ तो जो अंदाज़ा लगाता हूँ कि एक आपके पास जो अनडॉक्यूमेंटेड जो अंडरग्राउंड इकॉनमी है वो कम से कम 5-6 गुना रेगुलर इकॉनमी से ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क में पोटेंशियल है, सब कुछ मौजूद है, वहाँ की आबादी बहुत काबिल लोगों पर मुश्तमिल है। एक बात क्या है कि पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने अपनी जो नाकामी है हमारी, और वो नाकामी देखिए मेरी, आपकी और आवाम की नहीं है, एक आम आदमी की नाकामी नहीं है, वो सिस्टम की नाकामी है, हमारे हुक्मरानों की, कि उन्होंने इस इकॉनमी को सही तरह से रेगुलराइज नहीं किया। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो आपको जो मिसमैनेजमेंट नज़र आता है मसाइल का, वो हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत का अनडॉक्यूमेंटेड होना, अंडरग्राउंड ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात जो देखिए, चाहे आप जितने भी वसाइल बढ़ा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अगर आपने पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया, मैं उसको कोई नेगेटिव अंदाज से नहीं कहना चाह रहा हूँ, या तो आप अगर पॉपुलेशन मैनेज करने का मतलब ये कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है
उसके मुताबिक अगर आपने वसाइल नहीं बढ़ाए, उसके मुताबिक आपने अपने शहरों में फैसिलिटीज़ नहीं मुहैया की, तो जो आज आप क्यास देख रहे हैं, कराची जैसे, लाहौर जैसे, पेशावर, कोयटा जैसे बड़े बड़े, फैसलाबाद, हैदराबाद, गुजरांवाला, ये बड़े बड़े शहरों में जो क्यास आप देख रहे हैं, टर्मोइल देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने बढ़ती हुई आबादी के साथ उन वसाइल को मुहैया नहीं किया जिनके की वो मुतकाजी हैं। तो ये जो एक अहम चीज़ है, इसको जहन में रखना चाहिए। अच्छा देखिए, अब इसमें कुछ चीज़ें आपको माइक्रो लेवल पर सही करना पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैक्रो लेवल पर। आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि यहाँ पर जो है एक कल्चर, और फिर मोहम्मद अली साहब ने भी उसका जिक्र किया। देखिए, हम लोग कहते हैं माइंड सेट। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से जब जाता हूँ, अगर मुझे फर्स्ट डॉलर अकाउंट खोलना है पाकिस्तान में, तो जो प्रोसेस है वो तो है एक लगा बंदा लिखा हुआ, लेकिन जब मुझे एक आम जो बैंकर के साथ जो डील करना पड़ता है, तो वहाँ लगता है ऐसा है कि जो एक कल्चर और माइंड सेट से जो मुझे सामना, कि उसको मालूम है कि ये आदमी जेन्युइन है, ये सब कुछ यहाँ इसलिए आया है कि पाकिस्तान की भी कुछ के लिए भी कुछ करना चाहता है, अपने लिए भी कुछ करना चाहता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर वहाँ रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जिसका 100% ताल्लुक माइंड सेट और कल्चर से है। तो वो कौन करेगा? वो आपके हुक्मरान करेंगे। आज हुक्मरानों की तरफ से इस मैसेज को क्लियरली अवाम तक पहुंचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, आप यकीन कीजिए विद इन नो टाइम एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क होता है। मैं आपका, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, आज से आप सिर्फ 15 साल 20 साल पहले के देख लीजिए, बल्कि थोड़ा सा और पीछे जाइए, मनमोहन सिंह साहब जब आए, उससे पहले नरसिम्हा राव साहब आए, तो वो एक बहुत ही यानी उसकी जो हालत थी उस मुल्क की, बहुत ख़राब हालत थी इकनॉमिकली, इंपोर्ट्स का मामला, एक्सपोर्ट्स का मामला, लेकिन महज ज़रा सी पॉलिसी से, एक सही लीडरशिप से, और उन्होंने जो माइंडसेट लोगों का चेंज किया। आज आप देखिए कि इस भारत इस वक्त जो है वो यानी जिसने यूके की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है, जिसके कि वो कॉलोनी हुआ करते थे, पाकिस्तान में ऐसी कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। अवाम को इसका दोष देना, इसका इल्ज़ाम देना गलत है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपना माइंड सेट। आपकी इजाज़त से मैं अगर मोहम्मद मेहदी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ, फिर आपको दोबारा मौका देती हूँ। मोहम्मद मेहदी साहब, आपने फैज साहब को भी सुना, मोहम्मद अली साहब को भी सुना, तो मेहदी साहब, आज हमारे मुल्क में तवानाई का बहरान है, बिजली गैस इतनी महंगी हो गई है कि उससे हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स की जगह बनाने में नाकाम है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, सनतें हैं जो वाकई, जिसकी वाकई नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती है, मगर अब वो प्रोडक्ट्स इतनी महंगी पड़ती हैं कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि दुनिया मुतबादिल की तरफ जा रही है। कहाँ गलती हो रही है हमसे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब पाकिस्तान बना था और आज के अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ फेजेस आए हैं, और अगर हम उसको 1958 तक के एक फ़ेज़ को देखें तो हमारी इकॉनमी कोई बुरी इकॉनमी नहीं थी, बहुत अच्छी इकॉनमी थी, हम लोगों के साथ मुकाबला कर रहे थे बाकी मुल्कों के साथ। लेकिन 1958 के बाद अयूब खान साहब के दौर के अंदर ज़रूर डैम तो बने, लेकिन कुछ ऐसे फ़ैसले भी हुए जिसकी वजह से मोनोपली कायम हो गई, और अभी जो बात की गई है कि ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स बन गए जिसकी वजह से फिर चीज़ों को जो है ना वो ख़राब होना शुरू। और वही वो वक्त था जब हम जो हैं वो सियासी तौर पर भी हमारे मुल्क के अंदर एक इस्तेकाम की जो थी वो सूरत हाल ख़त्म हो गई थी, और अयूब खान साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो फैसलाबाद के घंटा घर की तरह है कि सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द है। ये वो सारी सिचुएशन पैदा हुई जिससे हम सीटों और सेंटों के अंदर चले गए, जिससे फिर हम एक इंटरनेशनल वॉर का भी हिस्सा बनते चले गए। फाइनली हम 1965 की वॉर में चले गए, और 1965 की वॉर के बाद जो एक चीज़ बेहतर भी थी वो उस वॉर को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, और फिर हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और साथ ही अदम इस्तेकाम का सफ़र भी शुरू हुआ। और वो अदम इस्तेकाम इतना ज़्यादा आगे चला गया कि फ़ाइनली हम दो मुल्कों में तकसीम हो गए, और हमारी इकॉनमी जो थी वो दो हिस्सों में चली गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो वो एक नई इकॉनमी, एक नई पॉलिसी को लेकर आए और नेशनलाइजेशन की तरफ चले गए, और जो कुछ इंडस्ट्री थोड़ी बहुत खड़ी हुई थी वो सारी इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज हो गई। डॉक्टर साहिबा, बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले जो मार्शल लॉ लगा था तो ज़िम्मेदारी तो वहीं से शुरू होगी,
लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर किसी को चैन से बैठने भी नहीं ना दिया गया। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक साहब आ गए और वो 1988 तक यहाँ पर रहे और हम एक अफगानिस्तान की वॉर में चले गए और एक नई किस्म की इकॉनमी पाकिस्तान में डेवलप हुई। नई किस्म की इकॉनमी ये डेवलप हुई कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो थे वो उन पैसों से जो वहाँ की जंग हो रही थी उससे एक अमीर तबका पैदा हो गया और हमारे आने वाले वक्त में एक प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू हो गया और जो एक डेट इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के अंदर डेट इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़कर है। हर शख्स जो है वो, मेरा कहने का मेरा मकसद ये है कि हम जिस वक्त अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो फिर कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप इसके छोटे छोटे से फेजेस देखें तो हमारी इकॉनमी जो थी वो किसी वक्त बेहतर भी हुई है, लेकिन उसके बाद अब अगर इस वक्त की हम सूरत हाल देखें तो आज जो पॉवर्टी लाइन है वो दोबारा से वहाँ पर पहुँच गई है जिसको हमने 2008 से लेकर 2016 के दरमियान में उठाया था, लेकिन वो फिर एक दफ़ा नीचे की तरफ चली गई। और आज जो है, मकसद मेरा कहने का ये है कि देखिए इकॉनमी को बेहतर यहीं के लोग करेंगे और यहाँ के लोगों ने, अभी आपने फैज़ साहब की बात सुनी, उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से फरमाया। देखिए मनमोहन सिंह साहब ने ये बात कही कि मैं देख रहा था कि मेरे पड़ोस के अंदर कितना अच्छा काम हो रहा है, तो मैंने उन्हीं पॉलिसीज़ को उठाया और वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपने मुल्क के अंदर उसको। तो मसला कहने का ये है कि चीज़ें सिर्फ जब बेहतर होंगी जब अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा और सियासी लोगों को जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर काम करने दिया जाता है उस तरह करने दिया जाएगा। या फिर एक दूसरा मॉडल भी हो सकता है कि तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, सियासत वगैरह को, और एक बिल्कुल ऐसी नेकेड किस्म की डिक्टेटरशिप हो जिसको कोई सवाल ना हो और वो इकॉनमी को लेकर चले। तो ये दोनों मॉडल जो हैं ये दुनिया में हमने देखा है कि कामयाब होते हैं। अगर हम यूरोप और अमेरिका की बात करें तो वहाँ जमहूरियत ने ये सारी चीज़ों को आगे लेकर आई और ये सारी जो तकालीफ थी ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक यूरोप के अंदर मौजूद थी। हत्ता कि जो ईस्ट यूरोप है वहाँ पर तो ये सारी सूरत हाल 1990 तक मौजूद थी, लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें जब बेहतर हुई जब लोगों ने फैसले करने शुरू किए। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोगों के ऊपर इत्माद नहीं करते, लोगों के फैसलों पर इत्माद नहीं करते और हम जो हैं वो वन मैन शो की तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह से फिर चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा दोबारा ख़राब होना शुरू हो जाती है। वरना इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखें 90s में, चलिए मोहम्मद अली साहब मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाह रही थी एक्चुअली कि ये चीज़ें जो भी ख़राब हैं, बिजली, गैस लेकर जो हैं, जी ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मोहम्मद मेहदी साहब, मोहम्मद अली साहब, तांगे के पैसे कैसे होगा? पहली दफा ऐसा पाकिस्तान की तारीख में देखा कि दोस्तों से जो पैसे लिए हैं वो दोस्तों ने जो पैसे दिए हैं वो सिर्फ स्टेट बैंक में पार्क हुए हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। जबकि इसके मुकाबले के अंदर हमने पहले ये देखा कि हमें 1.5 बिलियन डॉलर की जो है वो गिफ्ट्स भी मिलते रहे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी का खुद ये हाल किया है। जहां तक चीजों के बढ़ने की बात है ना, तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ पेट्रोल को देखेंगे तो वो फिर अब आप मेरे सवाल के जवाब पर आएगा। देखिए हमने ये भी कुछ गलतियां की हैं कि हमने गैस को इस तरह इस्तेमाल किया कि गैस की कोई कीमत ही नहीं थी और लोगों ने उस गैस को बंद ही नहीं करते थे और सारा दिन चलाते रहते थे। चलिए सर, मेरे पास आखिरी 3 मिनट है, कैसे ये 20-22 मिनट का सेगमेंट था, कैसे टाइम गुजरा पता नहीं चला। आपकी इजाजत से मुझे लास्ट कमेंट लेना है मोहम्मद अली साहब का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी और मोहम्मद अली साहब, फैज़ रहमान साहब, मोहम्मद मेहदी साहब, मेरे ख्याल से आप सबको बोलने का मौका मिला। कोशिश करेंगे कि अगला जब प्रोग्राम हम इकोनॉमी पे करें, मईशत पे करें, तो पूरा प्रोग्राम करें, सिर्फ 20 मिनट का एक सेगमेंट ना करें। तो अली साहब आपका लास्ट कॉमेंट मैं चाहूँगी। देखिए मुख्तसरन मैंने जो 3 पहलू बताए थे उन्हीं का जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अंदाज़े फ़िक्र चेंज करने के लिए आपको अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना होगा और उसमें आइडियाज़ को, क्रिटिकल थिंकिंग को और स्किल बेस्ड एजुकेशन, खाली डिग्रियाँ बांटने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो आपका सियासी निज़ाम है उसके अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टीज़ के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। और नंबर 3 ये कि अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो उसी वक्त हो सकती है कि जब आपके नॉलेज, आपका एकेडेमिया, आपकी इंडस्ट्री और आपकी गवर्नमेंट का आपस में यानी कि पॉलिसी मेकिंग मिलजुल के हो और तमाम मसाइल का एक कम्प्रीहेंसिव और इंक्लूसिव हल
हासिल किया जाए और साथ ही साथ आपकी पॉलिसीज में तसलसल भी हो ताकि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाए। ठीक है जी, ठीक है। हम भी तसलसल से मईशत के हवाले से प्रोग्राम्स करते रहेंगे और आप जैसे एक्सपर्ट्स की खिदमत हासिल करते रहेंगे कि आप आए नाज़रीन को आगाह करें कि आखिर मसाइल हैं क्या और इनको सही कैसे करना है। तो फैज़ साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। जो इस बात को मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये कि हम अपने वसाइल और हमारे जो खर्चे हैं जब तक कि उसमें तवाज़ुन पैदा नहीं करेंगे, और उसका मतलब ये नहीं होता, देखिए हमने बुजुर्गों से हमेशा ये सुना है कि चादर देख के पाँव बढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हमें हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपनी चादर बड़ी करते रहें, पाँव फैलाएं, लेकिन साथ साथ चादर को बड़ा करने की कोशिश करें, जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और इसी में पाकिस्तान में ये एक ताकत मौजूद है, अवाम में मौजूद है। अवाम बड़े क्रिएटिव हैं वहाँ के, अगर आप उनको थोड़ी सी आज़ादी दीजिए, थोड़ा सिस्टम सही बना के दीजिए, थोड़ा अगेन उनको जो एक रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, एक बिजली के बिल से लेकर पानी का और जो गैस के जिसमें आपने उनको उलझा रखा है, उससे थोड़ा सा उनको आज़ाद करें ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की सियासत को बेहतर बनाने में सर्फ हो। और ये वो चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो हमने इससे पहले भी अर्ज किया था कि पॉपुलेशन को इस तरह से मैनेज करें कि हम उसके लिए वसाइल भी, पॉपुलेशन ज़्यादा होना इस वक्त के हालात में कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन वसाइल को बढ़ाया जाए ताकि पॉपुलेशन को मौका मिले तरक्की करने का। ठीक है जी, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल से सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।